हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हिना है। आज देखो अपन इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। नेट, कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों में ही आता है ये टॉपिक। इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे आज हम। तो ये कॉमर्स में भी आता है और मैनेजमेंट में भी आता है टॉपिक। तो देखो, इकोनॉमिक्स वैसे एक पेपर है जिसमें काफ़ी सारे चैप्टर आएंगे। जैसे जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का, तब हम देखेंगे हम एक सेगमेंट पढ़ेंगे कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। ये जो स्कोप है ना, यानी जब हम क्षेत्र की बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो उसमें वो सारी चीज़ें आती हैं। देखो, इकोनॉमिक्स जो टर्म है, अर्थशास्त्र, वो एक वास्ट टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है जिसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे जनरली इकोनॉमिक्स होती क्या है, मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देती हूँ। हालांकि इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर होता है वो हम सबसे लास्ट में लेते हैं। रीज़न ये है कि इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है वो थोड़ा थ्योरेटिकल बेस पर है, तो उसमें जब हम जाते हैं तो थ्योरी पढ़ने में थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट कम आएगा, अदर देन कि जब हम और टॉपिक्स पढ़ेंगे इसके। और जो इसका इंट्रोडक्शन है वो इसके और टॉपिक से बिल्कुल अलग है, तो हमको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इकोनॉमिक्स एक तो टर्म होती है और एक होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। एक होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, हिंदी में इसे बोलेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इकोनॉमिक्स का मतलब पता होना चाहिए, फिर उसके बाद देखेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है। देखो, इकोनॉमिक्स की जब भी हम स्टडी करते हैं, एक सब्जेक्ट है पूरा इकोनॉमिक्स, आया ही क्यों, ये एक सवाल खड़ा होता है और इसी में इसका जवाब है। भाई, इकोनॉमिक्स हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? इसका आंसर ये है कि जब भी हम अपनी कोई रिक्वायरमेंट जनरेट होती है आपकी, जैसे ही आपकी कोई रिक्वायरमेंट जनरेट होगी, यानी कि आपको कोई आवश्यकता है, तो कुछ भी चीज़ आपको चाहिए, आपको आवश्यकता है, और उसे पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपकी कोई भी ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए आपको सफिशिएंट रिसोर्सेज चाहिए होंगे। भाई, मेरी ज़रूरत है कि मुझे एक कार चाहिए, तो ये मेरी ज़रूरत है। अब इसी कार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है, यानी संसाधन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मान लो मेरे पास पूरे संसाधन भी है, पर मेरे पास में एक रिक्वायरमेंट है और उसे पूरा करने के लिए रिसोर्सेज भी हैं। तो जैसे ही मैंने ये कार परचेज की, मेरे जो रिसोर्सेज थे खर्च किए और कार परचेज की, तो मेरी ज़रूरतें ख़त्म थोड़ी होंगी। अब हो सकता है मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत हो। मान लो कि अब मुझे मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, एक लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन चाहिए, मैंने मोबाइल फ़ोन भी परचेज कर लिया, मेरे पास रिसोर्सेज थे। फिर अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी। मतलब कंटिन्यूसली आप देखोगे कि किसी भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल ऐसा सिचुएशन में नहीं आता जिसे हम बोलें कि वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया है, यानी उसे पूर्ण संतुष्टि मिल गई है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं आता हमारी लाइफ में। हमें अपने पर्सनली भी एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज़ को। हमारी एक ज़रूरत पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी भी पूरी कर लेते हैं, तीसरी कोई ना कोई ज़रूरत आ जाती है, और इसी तरह कंटिन्यूसली चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, मान लो आपको आपकी कोई भी ज़रूरत है, उसे पूरा करने के लिए आपके पास अभी एट अ टाइम आपकी जेब में 500 रुपये हैं। ठीक है, आपकी जेब में अभी 500 रुपये हैं, तो आप देखोगे कि जेब में 500 रुपये रखने के बाद में आपका खर्चा या फिर आपकी रिक्वायरमेंट हमेशा 500 रुपये से ज़्यादा की होंगी। ठीक है, जब हम स्कूल में थे, छोटे बच्चे थे, तब हमारे पास अगर हमारे जेब में 5 रुपये होते थे तो हमारी ज़रूरत होती थी कि शायद काश हमारे पास 10 रुपये होते। अभी आपकी जेब में 500 रुपये हैं तो आपको लगेगा काश 1000 होते, यार मेरी ज़रूरत 500 रुपये की नहीं है, मेरी ज़रूरत 500 से ज़्यादा की है। जिसके पास 1000 रुपये हैं उसको लगता है कि मेरे पास 2000 होने चाहिए, जिसके पास 2000 है उसको लगता है और होने चाहिए। यानी कि सेटिस्फाइड कोई भी नहीं है। जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, वो कम ही पड़ते जा रहे हैं। क्यों? इसका रीज़न ये है कि आपकी जो आवश्यकता है ना, आवश्यकता वो असीमित है।
आवश्यकताएं तो है असीमित और जो पूरा करने के लिए संसाधन है ना वो सीमित है। हिंदी में इसे बोल लेंगे अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज। आप देखो, आप इनकम के किसी भी लेवल पर खड़े रहो, आपको वो इनकम लेवल कम ही लगेगा, हमेशा जरूरतें उससे ज्यादा होंगी आपकी। क्यों? क्योंकि आपकी आवश्यकताएं असीमित है, कभी भी पूरी नहीं हो सकती, फुली सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, जबकि आपके पास रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल हैं वो हमेशा सीमित रहेंगे। यानी अगर ऐसी कभी सिचुएशन आ जाए कि आपके रिसोर्सेज ज्यादा है आपके जो वांट्स हैं उनसे, तो फिर इकोनॉमिक्स की स्टडी ही कभी नहीं की जाएगी। हम इकोनॉमिक्स को पढ़ी क्यों रहे? इकोनॉमिक्स पढ़ी ही इसलिए जा रही है क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं तो हैं बहुत सारी, असीमित हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, और उसे पूरा करने के लिए जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड है। इसलिए इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है। यानी कि अब इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाएगा कि बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और इकोनॉमिक्स की स्टडी करके इससे निकला जाता है। कैसे? देखो, इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, अगर एक स्टेटमेंट दूं मैं इसका इकोनॉमिक्स के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज है। यानी सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग। सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग यानी आपके पास में जितनी भी आवश्यकताएं हैं ना, उनको पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो लिमिटेड है। आवश्यकताएं मेरी बहुत सारी हैं और मेरे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। तो अब वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज मेरे पास में अवेलेबल है, वो लिमिटेड रिसोर्सेज यानी सीमित संसाधन, उनका मैं किस तरह से यूज करूं कि मुझे बेटर यूटिलाइजेशन हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। यानी अधिकतम संतुष्टि मिले। अधिकतम संतुष्टि कैसे मिलेगी? जब आपके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको इस तरीके से खर्च कर रहे हो कि आपको ये रिग्रेट ना हो कि एक रिसोर्सेज जो आपने खर्च किया है वो किसी दूसरे यूज में भी आ सकता था, बेटर यूज उसका बचा हुआ था। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आपके पास में दो रिक्वायरमेंट है, आपको बुक्स खरीदनी है और आपको मूवी देखने जाना है। दो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, पर आपके पास रुपए 500 ही है, ठीक है, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आवश्यकताएं आपकी ज्यादा है। तो अब आप क्या करोगे? आप देखोगे कि मैं उस 500 रुपए का बेटर यूटिलाइजेशन कैसे करूं। इस बेटर, क्योंकि मेरे पास में संसाधन सीमित है यानी लिमिटेड रिसोर्सेज है, बेटर यूटिलाइजेशन के लिए आप कंपेयर करोगे कि मेरे लिए जरूरी क्या है, मैं बुक्स खरीदना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है या फिर मूवी देखना ज्यादा जरूरी है। तो आपको पता चलेगा कि जो आपकी आवश्यकता है ना, वो कौन सी ज्यादा तीव्र है। आवश्यकता की तीव्रता यानी बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ वांट। जो आवश्यकता आपकी ज्यादा तीव्र है यानी जो वांट आपकी ज्यादा इंटेंस होगी ना, आप उस पर पैसे सबसे पहले लगाओगे। मान लो कि आपके पास दो ऑप्शन है, आपको मूवी देखने जाना है या और आपको बुक खरीदनी है, तो आपकी इंटेंसिटी ज्यादा किस में है? बुक खरीदने पर, क्योंकि आप मूवी देखना अवॉइड कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, बट बुक को नहीं कर सकते। तो दोनों अल्टरनेटिव में से आपने कंपेयर किया कि मुझे पहले ज्यादा प्रॉफिटेबल क्या है, मुझे ज्यादा संतुष्टि क्या देगा, बुक खरीदना या मूवी देखना। मे भी हो सकता है किसी के लिए ज्यादा संतुष्टि वो दे कि वो मूवी देखने जाए, बट हम कंपेयर करेंगे तो जिसकी इंटेंसिटी ऑफ वांट ज्यादा होगी हम उस पर पैसा खर्च करेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, एक ये जो टर्म हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र होता क्या है, तो हम इसके लिए बोल सकते हैं कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज ही इकोनॉमिक्स है। भाई आपसे कोई पूछे कि आप पढ़ते क्या हो इकोनॉमिक्स में, कोई भी आप मान लो कि आपका कोई जूनियर है, वो पूछे कि ये इकोनॉमिक्स की बुक रखी है, इसके अंदर होता क्या है,
आप बोलोगे इसमें ये होता है कि आपके जो रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है उसको किस तरीके से अच्छी तरह उपयोग किया जाए कि आपको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, इसकी स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स में। इसीलिए हम और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ। यानी आपसे कोई भी पूछे आपसे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो आप बोलोगे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग ही इकोनॉमिक्स है। लेकिन हमारा तो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स नहीं है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है। भाई आपके जो नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों में ही दे रखा है, वो दे रखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, ये क्या होता है? देखो इकोनॉमिक्स की स्टडी तो हमने कर ली, हमें ये पता चल गया कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। भाई अर्थशास्त्र में हम करते हैं सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग, और व्यावसायिक अर्थशास्त्र में हम क्या करेंगे, अर्थशास्त्र के सिद्धांत को व्यवसाय में लागू करेंगे। implement principle of economics in business units to take decision। ताकि निर्णय लिए जा सकें। भी सिद्धांत क्या है? अर्थशास्त्र का सिद्धांत है सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग, यानी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। जब आप इस स्टेटमेंट को, इस सिद्धांत को अपने व्यवसाय में लगाते हो, यानी किसी भी बिजनेस यूनिट में लगाते हो ताकि आप डिसीजन ले पाओ, तो उसे बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये डिफरेंस है इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में। यानी हम बोल सकते हैं जो इकोनॉमिक्स है ना, एक ये वास्ट टर्म है, एक बड़ा टर्म है इकोनॉमिक्स, और उसका ही एक छोटा पार्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो हम ये ओवरऑल ये देखेंगे कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे हो, यानी कि जो इंडिविजुअल है वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज कैसे करे, एक बिजनेस फर्म कैसे करे, एक इंडस्ट्री कैसे करे, उन सभी की स्टडी की जाएगी इकोनॉमिक्स में। हालांकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में किसी एक यूनिट, बिजनेस यूनिट की स्टडी की जा रही है जो कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स को अपने बिजनेस यूनिट में लगाकर बेटर डिसीजन लेना चाहते हैं। बेटर डिसीजन की तो बात है भाई, 500 रुपये आप अच्छे से कहाँ खर्च करो, बुक खरीदो या फिर मूवी देखने जाओ, तो आप बेटर डिसीजन लेना चाहते हो। इसी तरह से बिजनेस यूनिट में भी बेटर डिसीजन लेने के लिए इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल है, जो कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना बिजनेस इकोनॉमिक्स कहलाएगा। ये इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस भी है और इन दोनों टर्म्स का मतलब भी है जो आपको याद रखना है। ठीक है, देखो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक सिंपल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है ताकि आप अभी सब्जेक्ट का बेस समझो कि बेस कैसे बनेगा सब्जेक्ट का। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए हमें कई सारे टॉपिक्स की स्टडी करनी है जो कि उसकी स्कोप में आएंगे। यानी स्कोप की अगर हम बात करें
बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्कोप की, यानी क्षेत्र की बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं मांग यानी कि डिमांड। भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो बिजनेस में यही तो देखा जाएगा कि डिमांड कितनी है, सप्लाई यानी पूर्ति, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, कॉस्ट यानी लागत, रेवेन्यू यानी कि आगम, मार्केट यानी कि बाजार, प्राइस यानी कि कीमत। इन सभी की स्टडी की जाएगी और यही हमारे टॉपिक बन जाएंगे। ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स में हमें ये सारी चीजें पढ़नी होंगी। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये हमारे चैप्टर्स भी हैं और बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप भी यही है, क्षेत्र भी यही है, जिसमें से हम सबसे इंपॉर्टेंट और ये मान लो सबसे जो बेसिक प्रिंसिपल है वो लेंगे आज डिमांड। आज हम डिमांड की स्टडी करेंगे कि मांग होती क्या है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आपको आज, ठीक है, थोड़ा बेस बनाएंगे इस चैप्टर का। हालांकि चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन आप अभी स्टार्टिंग में केवल मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो देखो हेडिंग लिखो डिमांड यानी मांग। बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें अगर हम, परिचय क्या है डिमांड का, मांग होती क्या है। अब हम बिजनेस के कंटेक्स्ट में इन चीजों को पढ़ रहे हैं कि कोई भी बिजनेस यूनिट है उसके लिए डिमांड क्या होगी। हम इस तरीके से अब चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। तो डिमांड का बेसिक मीनिंग अगर हम देखें तो कोई भी कंज्यूमर है, देखो ये भी टर्म अभी सीख लेते हैं हम। एक वर्ड आएगा कंज्यूमर और एक हम पढ़ेंगे कस्टमर। कंज्यूमर को हिंदी में बोलेंगे उपभोक्ता और कस्टमर को बोलेंगे ग्राहक। ठीक है, कस्टमर क्या होता है, द वन हु परचेज, जिसने कमोडिटी को या सर्विस को परचेज किया है, यानी खरीदने वाला। कस्टमर होता है, ठीक है, और कंज्यूमर क्या होगा, द वन हु यूज, यानी उपयोग करने वाला। ये कंज्यूमर होता है। इकोनॉमिक्स में दोनों के मीनिंग अलग अलग है। कस्टमर का मतलब है वो व्यक्ति जिसने प्रोडक्ट को बाजार में जाकर, दुकान पर जाकर परचेज किया, और कंज्यूमर का मतलब है वो व्यक्ति जिसने उस परचेज किए हुए गुड्स या कमोडिटी या फिर सर्विस का उपभोग किया, उपयोग किया, तो वो क्या होगा, उपभोक्ता। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों ही अलग अलग हो। ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर और कंज्यूमर एक ही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर और कंज्यूमर अलग अलग हो। भाई मैं अपने लिए कोई चीज खरीद रही हूँ, मैंने अपने लिए चॉकलेट खरीद कर और खुद ही खा लिया, तो कस्टमर भी मैं हुई और कंज्यूमर भी मैं हुई। मैंने चॉकलेट खरीदा और गिफ्ट किया, तो एक्स को जैसे मैंने गिफ्ट किया तो मैं तो हुई कस्टमर क्योंकि मैंने खरीदा, और कंज्यूमर कौन हुआ, एक्स जिसको मैंने गिफ्ट किया। तो ये होगा कंज्यूमर। जो खरीदी हुई वस्तु का उपयोग करता है उसे कंज्यूमर बोलते हैं, और जो वस्तु खरीदता है उसे कस्टमर बोलते हैं। दोनों एक ही व्यक्ति भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है। कंज्यूमर और कस्टमर के बीच का डिफरेंस है ये। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे डिमांड की कि मांग होती क्या है। तो देखो जब कोई भी कंज्यूमर, इकोनॉमिक्स में हम ज्यादातर जो है वो कंज्यूमर वर्ड ही यूज करेंगे, उपभोक्ता ही यूज करेंगे। ठीक है, जब कोई भी कंज्यूमर किसी कमोडिटी को या सर्विस को परचेज करने के लिए, क्रय करने के लिए कोई भी योजना बनाता है, योजना बना रहा है, वो अभी उसने परचेज नहीं है परचेज, यानी जो कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है, किसी वस्तु को या सेवा को परचेज करने के लिए योजना बना रहा है विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय में, जिसे वो परचेज कर सकता है, उसे क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पास में
आप के पास में किसी कमोडिटी को यूज करने के लिए या फिर किसी कमोडिटी की डिजायर है, इच्छा है, और इच्छा को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हो, कोई योजना बना रहे हो कि मुझे कोई कमोडिटी परचेज करनी है क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है, इच्छा है, तो वो क्या होगी, डिमांड होगी। जब आप उसे परचेज कर लेते हो ना, तब तो वो आपका परचेज हो जाता है, वो डिमांड नहीं रहता। आप जब योजना बना रहे हो यानी खरीद सकते हो, तब वो डिमांड कहलाता है। तो देखो डिमांड का अगर हम टेक्निकल एलिमेंट देखें, जनरली तो आप जैसे शॉप पर गए तो वो आपने शॉप वाले को, जो शॉपकीपर है उसे बोला आपने कि मुझे एक नहाने का साबुन दे दो, तो वो डिमांड है आपकी। ठीक है, आप गए, आपने उसको बोला और उसने आपसे पैसे लिए और आपको प्रोडक्ट दे दिया, तो वो डिमांड ही है आपकी, क्योंकि आपने उसे खरीद, और जब जैसे आपने उसे परचेज कर लिया तो वो आपका परचेज हो गया। ठीक है, लेकिन हम इकोनॉमिक्स में थोड़ा टेक्निकली समझते हैं डिमांड को। जैसे कि देखो डिमांड की जो एलिमेंट है ना, हम इजी करके देखते हैं इस चीज को। ये जो डिमांड है इसके कुछ एलिमेंट हैं, ऐसे बना लो। डिमांड में होती है एक तो इफेक्टिव डिजायर, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रभावपूर्ण इच्छा। इफेक्टिव डिजायर, प्रभावपूर्ण इच्छा। एक होता है निश्चित समय यानी पर्टिकुलर टाइम, और प्राइस यानी कीमत। ये सभी चीजें जब इंक्लूड होती है ना, तब आपकी डिमांड बनती है। यानी डिमांड का जनरेशन कहाँ से शुरू होता है, वहां से समझते हैं। देखो आपको कोई कमोडिटी चाहिए, यानी कि इच्छा है आपकी, कोई कमोडिटी चाहिए, तो सभी इच्छाएं तो पूरी हो नहीं सकती, दोनों में बहुत फर्क है। भाई आपकी कोई इच्छा हुई और मांग, इसे बोलते हैं डिजायर और इसे बोलेंगे डिमांड, दोनों ही अलग अलग है। यानी मांग होने के लिए पहले इच्छा होना जरूरी है आपकी। कोई कमोडिटी आप चाहते हो मेरे पास में हो, वहां से शुरू होता है डिमांड का जनरेशन। तो आपने ये सोचा कि मेरे पास में आईफोन होना चाहिए, ठीक है, या मेरे पास में लेटेस्ट बाइक होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपकी इच्छा जनरेट हुई कि आपके पास में लेटेस्ट बाइक हो। ठीक है, पर जैसे ही इच्छा हुई, अब देखो यहाँ हम इस सेगमेंट में इसको पूरा करेंगे, यानी सबसे पहले हुई आपकी इच्छा कि आपके पास में लेटेस्ट बाइक हो, यानी डिजायर टू हैव अ कमोडिटी। कोई सर्विस भी हो सकती है, कोई कमोडिटी भी हो सकती है। डिजायर टू हैव अ कमोडिटी यानी सबसे पहले आपकी ये इच्छा हुई कि यार मेरे पास कोई चीज होनी चाहिए, XYZ कुछ भी हो सकती है, एक्स वस्तु मान लो, कोई बाइक हुई जैसे, तो मेरे पास एक बाइक होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपकी इच्छा जनरेट हुई। ठीक है, इच्छा हो गई आपकी। फिर अब उस इच्छा के साथ केवल वही डिमांड बनेगी क्या, नहीं बनेगी। उस इच्छा को प्रभावपूर्ण होना बहुत जरूरी है, यानी आपकी जो डिजायर है ना उसे इफेक्टिव होना जरूरी है। अब हमारे पास डिजायर तो है, वो इफेक्टिव कैसे होगी, इफेक्टिव वो जब होगी जब इस डिजायर में कुछ और दो एलिमेंट जुड़ेंगे। वो दो एलिमेंट कौन से हैं, सबसे पहला एलिमेंट तो यही है कि डिजायर टू हैव अ कमोडिटी, आपको किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है। दूसरा आता है पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त संसाधन, इंग्लिश में बोलेंगे सफिशिएंट रिसोर्सेज। यानी आपकी एक इच्छा तो है बाइक खरीदने की, पर आपके पास में रिसोर्सेज है ही नहीं, आपके पास पैसे है ही नहीं, तो फिर वो डिमांड बनेगी क्या, नहीं बनेगी, वो वहीं रुक जाएगी, इच्छा बनकर ही रह जाएगी आपकी। आपके पास में इच्छा है किसी कमोडिटी को, बाइक को खरीदने की, और आपके पास में पर्याप्त संसाधन, सफिशिएंट रिसोर्सेज भी हैं अवेलेबल, यानी आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे हैं जितने की बाइक आती है, तो दूसरा एलिमेंट जुड़ेगा आपकी इच्छा के साथ में, सफिशिएंट रिसोर्सेज। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये जो इच्छा है इसे प्रभावपूर्ण इच्छा बना रहे हैं, इफेक्टिव डिजायर बना रहे हैं। तो इफेक्टिव डिजायर के एलिमेंट लिख रहे हैं हम। तो पहला इफेक्टिव डिजायर का एलिमेंट है डिजायर टू हैव अ कमोडिटी, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, और दूसरा एलिमेंट है पर्याप्त संसाधन, सफिशिएंट रिसोर्सेज, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए।
और तीसरा एलिमेंट आएगा इसमें संसाधनों को त्यागने की तत्परता, संसाधनों को त्यागने की तत्परता, यानी विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस दोज रिसोर्सेज। तीसरा एलिमेंट और होना जरूरी है प्रभावपूर्ण इच्छा के लिए, यानी डिमांड होती क्या है, प्रभावपूर्ण इच्छा, निश्चित समय और निश्चित कीमत, ये होना जरूरी है। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर आप डिमांड करोगे और आपको उसका प्राइस भी पता होना चाहिए कमोडिटी का जिसकी आप डिमांड करने जा रहे हो। और इफेक्टिव डिजायर में क्या आएगा, सबसे पहले तो किसी कमोडिटी को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, उस कमोडिटी को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए और उन संसाधनों को त्यागने की तत्परता होनी चाहिए, यानी विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस दोज रिसोर्सेज। मुझे ये इच्छा है कि मेरे पास में एक बाइक हो, ठीक है, और मेरे पास उसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन भी अवेलेबल हैं, यानी मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए भी रखे हैं, मान लो कोई इंपोर्टेड बाइक है या फिर मान लो कोई भी लेटेस्ट बाइक है, उसके लिए मेरे पास में 5 लाख रुपए भी रखे, तो मुझे डिजायर भी है और मेरे पास रिसोर्सेज भी है, पर मैं उन्हें खर्च करना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे पास बाइक आ जाए पर मैं पैसे खर्च नहीं करूंगी मेरे अकाउंट में जो रखे, तो वो डिमांड बनेगी क्या, नहीं बनेगी, क्योंकि आपकी इच्छा प्रभावपूर्ण नहीं हुई। हाँ, मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और मैं उन रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ इस चीज के लिए कि मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा है भले वो खर्च हो जाए बट मेरे पास में बाइक आ जाए, तो वो मेरी इच्छा बनेगी प्रभावपूर्ण इच्छा। यानी मेरे पास में कोई इच्छा भी है, उसको प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन भी है, बैंक अकाउंट में पैसे भी रखें और मैं उन पैसों को खर्च करने के लिए भी तैयार हूं। ये तीनों एलिमेंट मिलके तो क्या बन जाएंगे, प्रभावपूर्ण इच्छा, इफेक्टिव डिजायर। फिर एक निश्चित समय होना जरूरी है, मांग करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होना जरूरी है और एक निश्चित कीमत जिस पर आप डिमांड करने जा रहे हो ये होना जरूरी है। तो ये सब मिलकर क्या बनाती है, मांग को बनाती है। जनरल सेंस में हम नॉर्मली मेरी ये डिमांड है कि मेरे पास एक बाइक हो ऐसा बोल देते हैं, पर इकोनॉमिक्स के सेंस में ये सभी एलिमेंट होना जरूरी है, तभी वो आपकी डिमांड बनेगी, अदरवाइज वो आपकी इच्छा या डिजायर बनकर ही रह जाएगी। इफेक्टिव डिजायर, टाइम और प्राइस, ये होना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव डिजायर में ये 3 एलिमेंट आते हैं, इन्हें लिख लो आप। ठीक है, देखो ये तो हमने बात की डिमांड की। अब हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ना डिमांड का, तो हम इसमें 2 टर्म यूज करेंगे, बार बार आएगी। जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तब भी मैं डिमांड ना बोल करके क्वांटिटी डिमांड बोलूंगी, तो हम 2 वर्ड पढ़ेंगे, उन 2 का मतलब समझते हैं। देखो, एक तो वर्ड होता है क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, मांग मात्रा, और एक वर्ड हम बोलेंगे डिमांड, यानी कि मांग। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अब मांग तो आपको पता चल ही गया क्या होती है। मांग मात्रा क्या होगी? जब हम when we study the relation of
द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जब हम किसकी स्टडी करेंगे? जब हम कीमत तथा मांग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटी डिमांड वर्ड यूज करेंगे। यानी कि हम देखो, हमारी जो डिमांड है ना, वो बहुत सारी चीजों से प्रभावित होती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को। जैसे क्या क्या हो सकते हैं? आप कोई भी कमोडिटी की डिमांड कर रहे हो या सर्विस की डिमांड कर रहे हो, तो आपको उस कमोडिटी की प्राइस इफेक्ट करती है। सबसे पहले तो भाई वो कमोडिटी महंगी है या सस्ती है, उसकी खुद की प्राइस इफेक्ट करती है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कंज्यूमर की इनकम है, वो भी इफेक्ट करती है। हम आगे पढ़ेंगे, वो आगे आएंगी चीजें कि कंज्यूमर की इनकम है वो भी इफेक्ट करती है। और कंज्यूमर को और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। और कंज्यूमर की इनकम के अलावा मान लो कंज्यूमर की फ्यूचर के बारे में कोई एक्सपेक्टेशन है, वो भी इफेक्ट करती है। यानी कि कमोडिटी महंगी होने वाली है या सस्ती होने वाली है, इस पर भी डिमांड डिपेंड करती है। या फिर जो कमोडिटी हम जिसकी डिमांड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो कमोडिटीज हैं वो भी इफेक्ट करती हैं डिमांड को। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। हम देखेंगे, आगे आएगा फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम उनमें से केवल एक फैक्टर यानी प्राइस की बात कर रहे होते हैं डिमांड के रिलेशन में, तब हम क्वांटिटी डिमांड वर्ड यूज करते हैं। और जब हम अदर जो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, अन्य कारक जो मांग को प्रभावित करते हैं, का अध्ययन किया जाता है, तब क्या यूज करते हैं हम? केवल मांग मात्रा कब यूज करेंगे हम? जब हम बोलेंगे किसी वस्तु की कीमत इतनी है, तो हम उसकी मांग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मांग मात्रा। कोई कमोडिटी 5 रुपए की है तो उसकी मांग मात्रा यानी क्वांटिटी डिमांड 10 यूनिट है। कोई कमोडिटी 10 रुपए की हो गई तो उसकी क्वांटिटी डिमांड 2 यूनिट हो गई। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि हम प्राइस में चेंज देख रहे हैं किसी कमोडिटी की डिमांड के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? मांगी गई मात्रा, क्वांटिटी डिमांड। जब हम ऐसा बोले कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, तो हम बोलेंगे तो इनकम बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ जाएगी। जब हम बोलेंगे इनकम कम हो गई है, तो बोलेंगे इनकम कम होने पर डिमांड भी कम हो जाएगी। यहां हम क्वांटिटी डिमांड यूज नहीं करेंगे। जैसे हम बोलेंगे कि कंज्यूमर ये सोच रहा है कि फ्यूचर में उस कमोडिटी का प्रोडक्ट जो पैसा मतलब प्राइस है वो बढ़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे? तो डिमांड अभी बढ़ जाएगी। यानी हमने उसका एक्स कमोडिटी की भाई प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी का क्वांटिटी ऑफ एक्स पर ही जब इम्पैक्ट देखेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे? क्वांटिटी डिमांड वर्ड। और जब हम प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी या कंज्यूमर की इनकम या फिर जो कंज्यूमर है उसकी एक्सपेक्टेशन और जो भी अदर फैक्टर है उसकी डिमांड का उनका इफेक्ट देखेंगे क्वांटिटी पर, तो हम क्या बोलेंगे? केवल डिमांड वर्ड यूज करेंगे। आप सिंपल चीज ध्यान रखो, जब वस्तु की कीमत में चेंज होगा तो हम यूज करेंगे क्वांटिटी डिमांड, और जब कीमत के अलावा दूसरे फैक्टर्स जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं उनमें चेंज होगा, तब हम यूज करेंगे ओनली डिमांड। तो ये दो टर्म्स हैं जो हमें यूज करनी है। कई बार क्वेश्चन इसी में से आ जाता है, क्वांटिटी डिमांड और डिमांड के बीच में जो डिफरेंस है। तो क्वांटिटी डिमांड वर्ड तब यूज किया जाता है जब हम प्राइस में चेंज का इफेक्ट देखते हैं क्वांटिटी पर, और डिमांड का यूज तब किया जाता है जब हम चेंज देखते हैं अदर फैक्टर्स का क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट आ रहा है, तो हम डिमांड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में। देखो आगे
इससे पहले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा मांग होती क्या है, और हमने यहाँ दोनों के बीच में डिफरेंस देखा, क्वांटिटी डिमांड और डिमांड के बीच में। इसके बाद एक टॉपिक आता है छोटा सा, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन, मांग फलन, ये क्या होता है। अब हम उस तरफ जा रहे हैं जब मैंने आपको बताया कि मांग बहुत सारी चीजों से प्रभावित होती है, हम उसी और बढ़ रहे हैं अब। तो डिमांड फंक्शन वही है, कोई भी जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन बताता क्या है, ये बताता है मैथमेटिकल रिलेशनशिप। रिलेशन को, यानी गणितीय संबंध को बताता है। गणितीय संबंध, कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहां तो हम डिमांड फंक्शन की बात कर रहे हैं, सप्लाई फंक्शन भी हो सकता है, कॉस्ट फंक्शन भी हो सकता है, रेवेन्यू फंक्शन भी हो सकता है, प्रोडक्शन फंक्शन भी हम पढ़ेंगे। फंक्शन सारे ही हो सकते हैं। फंक्शन बेसिकली वर्ड जो है उसका मीनिंग है मैथमेटिकल रिलेशनशिप, या फिर हम इसे टेक्निकल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। टेक्निकल रिलेशनशिप यानी तकनीकी संबंध। हम यहां पर केवल मतलब देख रहे हैं फंक्शन का, अभी डिमांड फंक्शन का मतलब नहीं देख रहे हैं हम। अगर फंक्शन का ही मतलब देखें केवल, यानी फलन ही क्या होता है, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि ये मैथमेटिकल या फिर टेक्निकल रिलेशन है बिटवीन, किसके बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच में गणितीय तकनीकी या फलनात्मक भी लिख लो, फलनात्मक संबंध को बताता है। इसमें मैथमेटिकल, टेक्निकल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप लिखना। फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ये फंक्शन है आपका। कोई भी फंक्शन, जैसे हम आगे प्रोडक्शन फंक्शन भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा, तो दोनों के बीच का मैथमेटिकल रिलेशनशिप फंक्शन बताएगा, वो प्रोडक्शन का फंक्शन हो जाएगा। यहाँ हम डिमांड फंक्शन की बात करें तो पहले फंक्शन का मतलब लिखो, फिर हम डिमांड फंक्शन की बात करते हैं कि क्या होता है। देखो, ये तो फंक्शन की बात हो गई। अब हम डिमांड फंक्शन देखते हैं कि क्या होता है। डिमांड फंक्शन
मांग फलन। वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में टेक्निकल रिलेशनशिप को बताएगा, मैथमेटिकल रिलेशनशिप को बताएगा। तो देखो कैसे जो डिमांड है ना उसमें एक वेरिएबल तो इंडिपेंडेंट होगा। पहले तो ये समझना जरूरी है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे। यानी स्वतंत्र चर और आश्रित चर कौन कौन से होंगे। तो देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है ना वो स्वतंत्र होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है, चर पर निर्भर होता है। यानी डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जैसे अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। जैसे हम डिमांड की स्टडी कर रहे हैं, जैसे अभी हमने नॉर्मली एक इंट्रोडक्शन लिया कि डिमांड का मतलब है विभिन्न जो कीमतें हैं उन पर जो डिमांड की जा रही है। तो देखो आपने बोला कीमतों पर यानी प्राइस पर क्या की जाती है, डिमांड की जाती है। बस हम उसको क्या लिखेंगे, क्यूडी यानी क्वांटिटी डिमांड। हमने पढ़ा है प्राइस के साथ में जब रिलेशन देखते हैं तो क्वांटिटी डिमांड लिखते हैं। तो जब प्राइस में चेंज होने का क्वांटिटी डिमांड पर इफेक्ट देखा जा रहा है तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। देखो क्वांटिटी डिमांड जो है ना वो किस पर निर्भर कर रही है, निर्भर है प्राइस पर। ऑब्वियस सी बात है, दिखाई दे रहा है हमें कि हमारी जो डिमांड है ना, जो हम करने वाले हैं, मांग मात्रा है, क्वांटिटी डिमांड है, वो वस्तु की प्राइस पर निर्भर करती है। भाई प्राइस अगर ज्यादा हो जाएगा तो हम क्वांटिटी डिमांड को कम करते हैं और प्राइस अगर कम होता है तो क्वांटिटी डिमांड को ज्यादा करते हैं। तो ये निर्भर किस पर हुई, इस पर ही तो हुई। चीज अगर सस्ती हो जाती है तो हम ज्यादा खरीद लेते हैं, महंगी हो जाती है तो कम खरीदते हैं। और प्राइस में चेंज करना हमारे हाथ में तो है नहीं, क्योंकि हम कंज्यूमर हैं, हम डिमांड पढ़ रहे हैं तो हम कंज्यूमर हैं, यानी कि उपयोग करने वाले उपभोक्ता हैं हम। तो प्राइस में चेंज हो रहा है, उसका इफेक्ट किस पर आ रहा है, डिमांड पर, क्वांटिटी डिमांड पर। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया, जो स्वतंत्र है, वो हो गया प्राइस। क्योंकि प्राइस में तो खुद ही चेंज हो रहा है, हालांकि दूसरे फैक्टर हैं, ओवरऑल डिमांड और सप्लाई इफेक्ट करते हैं इसको, लेकिन कंज्यूमर के हाथ में नहीं है। स्वतंत्र चर प्राइस है और इस प्राइस का चेंज होने का इफेक्ट किस पर आ रहा है, डिमांड पर। तो ये जो डिमांड है वो किस पर निर्भर कर रही है, प्राइस पर। ये पूरा डिमांड होगी कितनी, ये डिपेंड किस पर करता है, प्राइस में चेंज होने पर। तो ये हो गया आपका डिमांड निर्भर हो गया, डिपेंड हो गया किस पर, इंडिपेंडेंट पर। प्राइस में चेंज होने पर डिमांड पर इफेक्ट आता है। तो यहाँ पर डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई और प्राइस में चेंज हुआ है तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। मार्केट फोर्सेस की वजह से प्राइस चेंज हो रहा है, या फिर हो सकता है फर्म ने चेंज कर दिया, भाई प्रोड्यूसर ने प्राइस ज्यादा हाई कर दिया, तो ये प्राइस तो क्या हो गया उसके लिए, जो कंज्यूमर है उसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और क्वांटिटी डिमांड उस पर डिपेंड करती है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। ऐसे ही प्राइस के अलावा भाई क्वांटिटी डिमांड तो हमेशा ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगी। प्राइस के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डिमांड को इफेक्ट करेंगी, जैसे क्या क्या हो सकती हैं देखते हैं। देखो तो इस डिमांड फंक्शन को ऐसे लिख सकती हूं मैं कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स किसका फंक्शन है, इसका एफ का मतलब है फंक्शन, फलन, और ये है मांग, एक्स की मांग मात्रा, एक्स की मांग किसका फलन है, ये फलन है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी का। यानी इसी कमोडिटी की प्राइस में अगर चेंज होता है तो उससे भी ये इफेक्ट होगा, या फिर कंज्यूमर की इनकम का, इकोनॉमिक्स में वाई यानी कि इनकम होता है कंज्यूमर, या फिर प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी का। हम देखेंगे अभी एक एक करके सारे। कंज्यूमर जो ये क्वांटिटी है एक्स की वो किस किस पर डिपेंड करती है, इस एक्स कमोडिटी की प्राइस पर, वाई यानी कंज्यूमर की इनकम पर, पी वाई यानी वाई कमोडिटी की प्राइस पर। इस पी वाई में आएंगी और भी संबंधित वस्तुएं, देखेंगे अभी कौन कौन सी।
उस पर डिपेंड करती है, कंज्यूमर के टेस्ट पर, कंज्यूमर के फैशन पर, पॉपुलेशन पर, इन सब चीजों पर क्वांटिटी ऑफ एक्स डिपेंड करती है। या फिर आप जैसे इसको प्राइस ऑफ वाई मत लिखो, आप इसे लिख लो प्राइस ऑफ आर यानी रिलेटेड गुड, इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। प्राइस ऑफ आर यानी रिलेटेड गुड कैसे लिखोगे, इसकी फुल फॉर्म नीचे लिखो, क्वांटिटी ऑफ एक्स यानी एक्स की मांग। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये निर्भर किस पे करती है, ये सारे ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कुछ भी चेंज हो सकता है इसमें से, यानी पी एक्स एक्स की कीमत पर भी निर्भर करती है, ये जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना जाएगा। वाई यानी उपभोक्ता की आय, इनकम पर भी डिपेंड करती है ना ये क्वांटिटी। प्राइस ऑफ आर यानी संबंधित वस्तु की कीमतें, ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। संबंधित वस्तु की कीमतें, ये देखेंगे अभी संबंधित वस्तुएं कौन कौन सी होंगी। टी यानी कि टेस्ट कंज्यूमर का, एफ यानी कि फैशन कंज्यूमर का, और पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो हमने लिखाई है जनसंख्या। ये सारी चीजें एक्स वस्तु की मांग को इफेक्ट करेंगी, ठीक है। अगर एक्स वस्तु की कीमत चेंज हो जाती है तो भी इफेक्ट होगी डिमांड, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है तो भी चेंज होगी डिमांड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज होता है तो भी डिमांड चेंज हो जाएगी, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाता है तो भी चेंज होगी, फैशन में चेंज होता है तो भी डिमांड चेंज होगी, पॉपुलेशन बढ़ जाती है या कम हो जाती है उस पर भी डिमांड इफेक्ट करती है। तो ये सभी चीजें हैं जो डिमांड को इफेक्ट करती हैं। तो डिमांड फंक्शन है क्या, डिमांड फंक्शन के लिए हम बोल सकते हैं, हम ये वाले जो इक्वेशन है वो यूज कर सकते हैं, ये फंक्शन है डिमांड का, और चाहो तो लिख भी सकते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच फंक्शनल रिलेशनशिप को बता रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हो गए, ये सारे, और ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये सभी हो गए आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो ब्रैकेट के अंदर है वो है आपके सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपका डिमांड फंक्शन है। देखो हम एक एक इसमें से एलिमेंट उठा के देखेंगे कि कैसे इफेक्ट करेगा डिमांड को। भाई प्राइस ऑफ एक्स कैसे डिमांड इफेक्ट करेगी एक्स की डिमांड को, कंज्यूमर की इनकम कैसे इफेक्ट करेगी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कैसे इसे इफेक्ट करेगा, टेस्ट फैशन कैसे इफेक्ट करेगा, और पॉपुलेशन कैसे करेगी। ये एक एक एलिमेंट हम उठा कर देखेंगे, इसमें से अलग से स्टडी करेंगे इसकी, और यही सारी चीजें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड हो जाएगी, यानी मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। ये सभी तत्व तो हैं जो मांग को प्रभावित करेंगे, वही हम फंक्शन के रूप में देख रहे हैं। तो देखो सबसे पहले प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी को लेते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी का क्वांटिटी ऑफ एक्स पर क्या इफेक्ट आता है। तो देखो प्राइस ऑफ एक्स गुड यानी एक्स वस्तु की कीमत कैसे इफेक्ट करेगी ये देखेंगे। देखो जनरली क्या होगा, एक्स वस्तु
जैसे ही प्राइस ऑफ एक्स बढ़ जाएगी, यानी चीज महंगी हो गई है, तो क्वांटिटी डिमांड, हमें सिर्फ डी नहीं लिखना, डिमांड नहीं लिखना, हमें क्वांटिटी डिमांड लिखना है। किसकी? एक्स की ही। हम एक्स की प्राइस बढ़ने का एक्स पर ही इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्या होगा? कम हो जाएगी, नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि जैसे ही प्राइस ये बढ़ी यानी महंगी हुई, तो महंगी होते ही डिमांड को क्या कर दिया? कम खरीदना शुरू कर दिया, डिमांड हमने कम कर दी। और जस्ट इसके रिवर्स, अगर प्राइस ऑफ एक्स कम हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स बढ़ जाएगी। इस तरह से इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्राइस ऑफ एक्स दोनों में ही, ये दोनों ही क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिमांड, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, ये दोनों ही सिचुएशन में क्या होंगी? डिपेंडेंट वेरिएबल। और किस तरह से इफेक्ट करती है ये एरो बता रहे हैं कि नेगेटिवली इफेक्ट करती है, इन्वर्सली रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से। एक अगर ऊपर जा रहा है यानी जैसे ही प्राइस ऑफ एक्स बढ़ती है क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कम हो जाती है, जैसे ही प्राइस ऑफ एक्स कम होती है क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स बढ़ जाती है। तो ये दोनों ही वेरिएबल्स के बीच में स्टडी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। बना लो इसे इसी तरह से। ठीक है, ये तो प्राइस ऑफ एक्स की बात हो गई कि एक्स कमोडिटी की प्राइस कैसे किसी वस्तु की एक्स कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट कर रही है। दूसरा एलिमेंट हमने था, एक स्टडी किया हमने प्राइस ऑफ एक्स की क्वांटिटी ऑफ एक्स पर। दूसरा एलिमेंट है हमारा वाई, यानी कि कंज्यूमर की इनकम। तो देखते हैं, देखो वाई यानी कि उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ कंज्यूमर, कैसे इफेक्ट कर रही है इनकम ऑफ कंज्यूमर? कि जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, एरो से ही समझना है इसको, तो डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी या बढ़ेगी? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कंज्यूमर की इनकम अब चेंज हो रही है, तो हम क्यूडी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम केवल क्या लिखेंगे? डिमांड वर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि क्यूडी हम यूज करते हैं केवल और केवल प्राइस के साथ में। तो यहां ये बोल रहा है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, तो बट ऑब्वियस है जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है तो हम डिमांड को ज्यादा कर देते हैं, और अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो हम डिमांड भी कम करते हैं। तो देखो, इससे पहले वाली जो स्लाइड हमने देखी उसमें रिलेशन पॉजिटिव था, इससे पहले वाली स्लाइड में रिलेशन था नेगेटिव, यानी एक प्राइस बढ़ रही थी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो रही थी, प्राइस कम हो रही थी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही थी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ी उसने डिमांड ज्यादा करना शुरू कर दी, इनकम कम हुई तो उसने डिमांड कम करना शुरू कर दी। अब यहाँ इनकम जो है, ये जो इनकम है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल प्ले कर रही है। अब ये दोनों ही सिचुएशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनकम का चेंज होना, और इनकम के चेंज होने पर ही डिमांड डिपेंड करती है, तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए डिमांड। उस सिचुएशन में भी देखो, इससे पहले वाली जो सिचुएशन थी इसमें भी ये जो डिमांड थी वो डिपेंडेंट वेरिएबल थी, और इसके बाद में भी डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है। यही हमने फंक्शन में देखा है कि डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वही हम उसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ इनकम,
इसमें चेंज होने पर डिमांड में चेंज आ रहा है, यानी डिमांड डिपेंड करती है इनकम पर, तो इनकम जैसे ही बढ़ती है डिमांड बढ़ जाती है, इनकम जैसे ही कम होती है डिमांड कम हो जाती है। दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है। इनकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि यहाँ पर प्राइस अगर बढ़ रही थी तो डिमांड कम हो रही थी, प्राइस अगर कम हुई तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। यहाँ प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल थी और डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। तो ये दोनों के बीच रिलेशन है। ये उपभोक्ता की आय का फर्क पता चलता है कि जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है उपभोक्ता उस वस्तु को ज्यादा खरीदने लगता है, और जैसे ही आय कम होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग को कम कर देता है। तो दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। जो मांग है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का रोल प्ले कर रही है, और जो कीमत उपभोक्ता की आय है वो रोल प्ले करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, ये दो एलिमेंट हमने स्टडी किए। सबसे पहले देखो हमने आज ये देखा कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक्स होती है जब हम बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज का अध्ययन करते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो संसाधन है सीमित है और हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, तो किस तरह से हम अपने सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग करें कि हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। ये इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है। फिर बात आती है बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल हैं उसे ही फॉलो करते हैं, यानी कि जब हम बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम सही निर्णय ले सकें, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकें, तो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा स्कोप में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो इसकी स्कोप में जैसे हम डिमांड पढ़ते हैं कि बिजनेस में डिमांड कितनी होगी फर्म के लिए, एक सप्लाई उसका सप्लाई क्या होगा, उसकी कॉस्ट क्या आएगी प्रोडक्ट की, प्रोडक्शन वो कैसे करेगा, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, बेचने के लिए बाजार कौन कौन से होंगे, प्राइस कैसे डिसाइड होगी, इन सब चीज़ों की स्टडी की जाएगी। और यही हमारा जो सब्जेक्ट का स्कोप है वो है, और हमारा सिलेबस भी यही है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने स्टडी किया डिमांड क्या होती है। डिमांड के लिए हमने टेक्निकल वर्ड्स में यूज़ किए 3 एलिमेंट, एक इफेक्टिव डिज़ायर, एक पर्टिकुलर प्राइस और एक पर्टिकुलर टाइम। इफेक्टिव डिज़ायर में फिर हमने 3 एलिमेंट लिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, डिज़ायर टू हैव अ कमोडिटी, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन यानी सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल, और तीसरा संसाधनों को त्यागने की तत्परता यानी विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस दोज रिसोर्सेज। अगर ये तीनों चीज़ें हैं हमारे पास तो हमारी इच्छा प्रभावपूर्ण इच्छा बन जाएगी, और फिर एक प्राइस होगा हमारे पास में और एक पर्टिकुलर टाइम होगा, ये सब मिलकर डिमांड बनेगी। ठीक है, उसके बाद में हमने स्टडी किया कि डिमांड क्वांटिटी डिमांड और डिमांड के बीच रिलेशन। तो क्वांटिटी डिमांड और डिमांड के बीच में रिलेशन में हमने देखा जब हम प्राइस में चेंज होने का इफेक्ट देखते हैं डिमांड पर, तो हम केवल डिमांड वर्ड यूज़ ना करके क्वांटिटी डिमांड वर्ड यूज़ करते हैं, और जब हम प्राइस के अलावा अदर फैक्टर में चेंज होने का इफेक्ट देखेंगे डिमांड पर, तो हम केवल डिमांड वर्ड यूज़ करेंगे, क्वांटिटी डिमांड नहीं। क्वांटिटी डिमांड केवल और केवल प्राइस के साथ में यूज़ होने वाला है, और बाकी अदर फैक्टर्स के साथ में यूज़ होगा केवल डिमांड वर्ड। फिर हमने बात की डिमांड फंक्शन की।
डिमांड फंक्शन क्या बताता है? मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है, टेक्निकल रिलेशनशिप बताता है, या फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है। गणितीय संबंध बता सकता है, तकनीकी संबंध बता सकता है, और फलनात्मक संबंध। तीनों का मतलब एक ही है, संबंध बताता है किसमें? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। फलन हम बहुत सारे पढ़ेंगे आगे, जब हम प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो भी फलन आएगा उसमें, यानी प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे, उत्पादन फलन पढ़ेंगे, लागत फलन भी होता है, रेवेन्यू फंक्शन भी होता है, आगम फलन भी होता है, ये सारे फंक्शन पढ़ेंगे। तो बेसिकली फंक्शन का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताने वाला फंक्शन कहलाता है। हमने डिमांड फंक्शन की बात की, तो डिमांड फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात आई। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने की वजह से वो चेंज होता है, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र है मार्केट फोर्सेस की वजह से, या फिर वो चेंज होता है बाजार की दशाओं की वजह से। तो यहाँ पर हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की स्टडी की, तब हमने देखा कि मांग फंक्शन, जो डिमांड फंक्शन है उसमें क्वांटिटी ऑफ एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल होगी, और जो सारे फैक्टर डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो सभी इंडिपेंडेंट होंगे, यानी प्राइस ऑफ एक्स, वाई कंज्यूमर की इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर का टेस्ट, फैशन और पॉपुलेशन, ये सभी चीज़ें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगी। फिर हमने इंडिविजुअली दो एलिमेंट की स्टडी की। क्वांटिटी ऑफ एक्स का हमने इफेक्ट देखा प्राइस ऑफ एक्स पर, तो हमने देखा कि जब प्राइस ऑफ एक्स जब हमने क्वांटिटी ऑफ एक्स पर इम्पैक्ट देखा प्राइस ऑफ एक्स का, तो हमने देखा जैसे ही एक्स महंगी होती है कंज्यूमर उसे कम खरीदता है, और जब एक्स सस्ती हो जाती है तो कंज्यूमर उसे ज़्यादा खरीदता है। यानी प्राइस ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंड किस पर? डिपेंड कौन है इस पर? डिमांड डिपेंड है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो निकल कर आया वो इनवर्स रिलेशनशिप था, यानी एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे की ओर आ रहा है, प्राइस ऑफ एक्स गुड। उसके बाद हमने देखा कंज्यूमर की इनकम, उपभोक्ता की आय। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है उस पर वो डिमांड जो है वो बढ़ा देता है, इनकम अगर कम हो जाती है तो डिमांड भी कम कर देता है। यहाँ पर इनकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल प्ले कर रही है, और जो डिमांड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का रोल प्ले कर रही है। डिमांड को हमने क्वांटिटी डिमांड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ सामने इनकम की बात हो रही है, प्राइस की बात नहीं हो रही। अगर डिमांड के सामने यहाँ प्राइस की बात होगी तो हम क्वांटिटी डिमांड वर्ड यूज करेंगे, अदरवाइज हम डिमांड ही लेकर चलेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। इसके आगे की स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब ये जो रिलेटेड गुड का प्राइस है वो भी क्वांटिटी को जो डिमांड है उसको इफेक्ट करता है, तो वो हम देखेंगे रिलेटेड गुड होते क्या हैं और कैसे डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।